नमस्कार दोस्तों, मैं जयपुर से एडवोकेट पंकज जोशी राष्ट्रीय लॉ इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर फिर एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी धरती पर पाप इस कदर बढ़ रहे हैं, इस स्पीड से बढ़ रहे हैं, इस मैग्नीट्यूड से बढ़ रहे हैं, लगता है भगवान को जन्म लेने का समय आ गया है। कभी मुस्कान, कभी सोनम, कभी सिया, कभी आपकी रूबी एक नए सेगमेंट में एक के बाद एक ऑन द ट्रोट मर्डर होते हैं, हत्याएं होती है, रिश्तों का गला घोटा जाता है, रिश्तों का कत्ल होता है, मानवीय संवेदनाओं का कत्ल होता है। कहीं पर एक बेटा अपने बाप को मारता है, कहीं पर एक बेटी अपनी माँ की हत्या का षड्यंत्र रचती है, सुपारी किलर्स को हायर करती है, कहीं पर एक पत्नी 7 फेरे और सिंदूर के इस रिश्ते को शर्मनाक कटघरे में खड़ा कर देती है। इन चीज़ों का ना कोई आगाज़ है, ना कोई अंत है। एक मानवीय वाइब्स होती है जो क्रिमिनल मेंटालिटी को इंडिकेट करती है। यहाँ पर 7 फेरे और 7 जन्मों का ये बंधन बहुत पवित्र माना गया है, मगर आज के इस युग में इन रिश्तों को भी तार-तार कर दिया गया, शर्मसार कर दिया गया, इन पर क्वेश्चन मार्क आ गया। और एक दिन नहीं, एक के बाद एक ये घटनाएँ लगातार हो रही हैं, हर गली, हर शहर, हर मोहल्ले में हो रही हैं, जिनका ना कोई मोटिव है, जिनका ना कोई आगाज़ है, ना कोई स्टैंडर्ड अंत है। सिर्फ़ और सिर्फ़ इंस्पायर्ड, नेगेटिव सेगमेंट से इंस्पायर्ड। यहाँ पर इंस्पायर होने के लिए पॉजिटिव चीज़ें बहुत हैं, मगर आज का ये समाज, आज का हमारा ये ऑरा एक नेगेटिव एस्पेक्ट की तरफ बढ़ रहा है और मर्डर करना जस्ट ए चाइल्डिश गेम, एक बहुत ही ईज़ी वर्क माना जाता है कि मर्डर किया। उसके बाद हमने हमारे सबूत को मिटाने की कोशिश की। इसी सेगमेंट में क्राइम की जो स्टोरी लेकर आ रहे हैं, वो है हमारा आगरा का बाथरूम केस, जहाँ पर एक पत्नी ने अपने पति को कॉन्स्पिरेसी करके उसका मर्डर किया और इसकी लाश को एक बाथरूम में दफनाने का प्रयास करके एविडेंस मिटाने की पूरी कोशिश की गई। जी हाँ, इसी में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रूबी, जो यहाँ पर एक्यूज्ड है, जिसने अपने पति सुरेंद्र शर्मा का पहले जहर मिलाकर, दीदी की गोलियां मिलाकर उसको खिलाया गया, उसको बेहोश किया गया, फिर उसका गला घोटा गया और फिर वेल प्लानिंग के साथ जो है उसकी लाश को डिस्ट्रॉय करने का प्रयत्न किया। उसने ना कोई पहाड़ से धक्का दिया, ना कहीं और ले जाकर उसका मर्डर किया। उसने सारी कहानी घर से शुरू की और घर में ख़त्म कर दी। लेकिन कितना कॉन्स्पिरेसी का जज़्बा था, माइंड था, कितना इंटेंसिफ़ाई किया गया इस चीज़ को एक लेडी ने, जो वेल क्वालिफ़ाइड भी नहीं थी, मगर उसकी क्राइम स्टोरी इंस्पायर्ड होती है दृश्यम मूवी से और अदर सेगमेंट से, अदर क्राइम स्टोरी से। कि किस तरीके से मर्डर किया जाएगा, कैसे इसको छिपाया जाएगा और फिर 45 डेज़ तक उस जगह का बहुत अच्छा यूज़ भी हो रहा है। किसी को भनक नहीं, वो एक रूटीन लाइफ़ भी जी रही है, बहुत अच्छे से, ना उसका कोई फिज़िकल एक्सप्रेशन है, ना कोई माइंड का एक्सप्रेशन है कि मैंने उस पर्सन को जिसने मेरी माँग में सिंदूर भरा था, मैंने अपने ही हाथों से अपनी माँग को उजाड़ लिया है। कोई रिपेंट नहीं है, कोई प्रायश्चित नहीं है, ज़िंदगी रूटीन में चल रही है। लोगों से, आस-पड़ोसियों से झूठ बोला जा रहा है एक के बाद एक, लेकिन हर पाप का एक अंत होता है, हर पाप का एक घड़ा भर जाता है, वही यहाँ पर होता है। अल्टीमेटली अपराधी कितना भी शातिर हो, चाहे वो सोनम है, चाहे वो मुस्कान है, चाहे वो सिया है, कितना भी शातिर अपराधी हो, कानून के शिकंजे से नहीं बच सकता। तो कोई भी इंसान ये सोचे कि मैं अपराध करूँगा, मैं किसी का मर्डर करूँगा और उसके बाद मैं बहुत अच्छे से कानून को चकमा देकर एक नॉर्मल लाइफ़ जी सकता हूँ, तो ये अपराधी की भूल है। अल्टीमेटली उसको आज नहीं तो कल, सेम डे नहीं तो 45 डेज़ के बाद उसे कानून के शिकंजे में आना ही पड़ेगा। रूबी ने एक बहुत अच्छी कॉन्स्पिरेसी बनाई। कॉन्स्पिरेसी के तहत उसे खीर में नींद की गोलियाँ मिलाई और सुरेंद्र को खिला दिया। उसके बाद जब वो अर्धबेहोशी की हालत में था, तो उसका गला घोटा गया और वेल प्लानिंग करके अपनी बच्चियों को अपने जेठ के यहाँ भेज दिया गया। घर में कोई नहीं था, सुरेंद्र की माँ को भी भेज दिया गया बहाना करके और 2 दिन में इस लेडी ने बाथरूम में खड्डा खोदा, उसकी लाश को वहाँ पर गाड़ दिया, उसके ऊपर इसने कंक्रीट बिछाने की पूरी कोशिश की और यहाँ पर जहाँ तक हो सके इसने एविडेंस को डिस्ट्रॉय करके इसे एक पुख्ता माहौल बनाने की कोशिश की। उसके बाद ये पड़ोस के घर में जाती है, वहाँ से राजमिस्त्री को बुलाकर एक फर्श बनवाने की कोशिश करती है, जहाँ पर राजमिस्त्री का भी बयान होता है कि मैडम आपने 90% काम तो कर लिया,
फर्श बनाने का या फर्श बनाने का काम नहीं था, यहाँ पर एविडेंस डिस्ट्रॉय करने का काम था। लेकिन उसे नहीं पता था, उसे पता था कि नॉर्मल इसने किया है सब कुछ काम, और वहाँ पर एक पक्का फर्श बना दिया गया जो 45 डेज़ यूज़ हुआ, बिना किसी बाधा के, बिना किसी बैरिकेड के। किसी को पता नहीं कि एक्चुअल में हुआ क्या। जब उसके जेठ ने उसे विश्वास में लेकर पूछा तो कहानी पूरी सामने आती है, कहानी पूरी खुलती है। तो आइए हम मिलते हैं उसके जेठ से, अनिल शर्मा से, जिनके शब्दों के थ्रू हम समझते हैं कि बेसिकली कहानी का हिस्सा क्या था, क्या कॉन्स्पिरेसी थी, किस लेडी ने उस समय क्या इसने फिजिकल एक्टिविटी की, किस तरह की एक्टिविटी की। आइए सुनते हैं अनिल शर्मा की जुबानी ये पूरा केस। मैंने घर पे कहा, बोली बाथरूम में। मैंने बाथरूम में जाके देखा लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं। तो मैंने कहा कि बाथरूम में तो है नहीं। मैंने क्या बताना कर रही है, बोली है बाथरूम में, लेकिन बाथरूम में जमीन के नीचे है। मैंने कि जमीन के नीचे है, मैंने कि घास दिया है, बोली हाँ। आपने देखा किस तरह अनिल शर्मा ने जो स्टेटमेंट दिया, उसकी कॉन्स्पिरेसी सामने आई, कैसे इसने अपने आप को छिपाने का, अपने ही पति की मारकर उसके एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय करने का अपनी तरफ से भरसक कोशिश की। लेकिन हर स्टोरी का एक एंड होता है, हर अपराधी का एक एंड होता है, और वो बुरा ही होता है, अच्छा नहीं होता। यहाँ पर अनिल शर्मा जी ने जो कहा, पूरी स्टोरी आपके सामने आई कि कैसे इसने मिसलीड या मिसगाइड करने की कोशिश की, कैसे इसने कानून को गुमराह करने की कोशिश की, कैसे एक नॉन क्वालिफाइड महिला ने इस तरीके से कानून को के ऊपर जाकर हर लोग को इससे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। अपनी बच्चियों के भाग में इसने एक ऐसा अध्याय लिख दिया कि शायद इसकी बच्चियां भी कभी इसे माफ नहीं कर पाएगी। उनके सिर के ऊपर से इसने बाप का साया छीन लिया। इसका एक्सक्यूज है कि वो शराब पिया करता था, वो उसकी बुरी तरह पिटाई किया करता था डेली। ये किसी के मर्डर का आधार नहीं हो सकते, इनका अदर टाइप का सॉल्यूशन है। ये लेडी चाहे तो उससे अलग रह सकती थी, मगर हत्या करना इसका सॉल्यूशन नहीं है। आपने अपने निजी स्वार्थ के लिए इसकी हत्या कर दी, और आप सोचते हैं कि मेरा मोटिव पूरा हो गया, पर ये करने से पहले आपने नहीं सोचा कि आपने एक अंधी माँ के आंचल से उसका बेटा छीन लिया, 2 लड़कियां, 2 बच्चियों के माथे से उसका पिता छीन लिया। इतना गहन पाप किया है आपने। ऑफेंस एक अलग चीज़ है, आपने तो ईश्वर के दरबार में पाप किया है। एक ब्लाइंड मदर जो टोटली इस पर डिपेंडेंट थी, आपने उसके से उसका सहारा छीन लिया, उसके बुढ़ापे की लाठी छीन ली, और आपका एक्सक्यूज़ है कि वो मुझे मारा करता था, शराब पिया करता था, तो उसके इस प्रॉब्लम होगी। हम इस चीज़ को डिनाई नहीं करते, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन थे। मर्डर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं था, ना पहला विकल्प था, ना अंतिम विकल्प था। सिर्फ आपने अपने निजी स्वार्थों को, जो आपके मेंटल वाइब्स है, जो सिर्फ आप जानते हैं, उनको संतुष्ट करने के लिए आपने ऐसा घिनौना कदम उठाया, ऐसा घिनौना अपराध किया, और ईश्वर के दरबार में और मानवीय संवेदनाओं के दरबार में उन बच्चियों की जिंदगी में, उस मदर की जिंदगी में आपने काला अध्याय लिख दिया, सिर्फ अपने पर्सनल मोटिव्स को पूरा करने के लिए। इसके बारे में जो इनके पड़ोसी हैं गौरव दीक्षित, ये क्या कहना चाहते हैं, आइए हम इनकी राय जानते हैं। हम इनको जानते हैं कि इस लेडी का बिफोर जो ऑफेंस एटीट्यूड कैसा था, आफ्टर ऑफेंस इसका एटीट्यूड कैसा था, इसके फिजिकल एक्सप्रेशन कैसे थे। आइए हम गौरव दीक्षित से जानते हैं ये सारी बातें, जिन्होंने बहुत ही अच्छा प्रकाश डाला है इस सारे सीन पर। 1.5 महीने से यहाँ पर ये बोलती आ रही है कि मतलब मेरा आदमी मतलब लापता है, कोई पता नहीं है। मगर इनके घर पे रोजाना का यही मैटर था, आए दिन इनके घर में लड़ाइयाँ होती थी। आदमी दारू पीने के चक्कर में अपनी वाइफ में मार वार लगाता था कि पैसे दे मुझे, कहीं से भी लाके पैसे दे। इस चक्कर में इन दोनों में आपस में काफी विवाद होता था। आपने गौरव दीक्षित को सुना, और सारी कहानी सुनने के बाद इस चीज पर आई कि ये औरत कितनी शातिर होगी, जिसने पूरे क्राइम को अकेले अंजाम दिया है, पूरे क्राइम को अकेले जामा पहनाया है, और ये काफी हद तक इस चीज में सफल होने की कोशिश सोच भी रही थी। 45 डेज तक किसी को पता नहीं। घर का जो सोल ब्रेड विनर है, जो कमाने वाला है, वो 45 दिन तक नहीं आता। ये कहानियों पर कहानियां कुकअप करती है, फैब्रिकेटेड स्टोरी बनाती है, जिस पर लोग विश्वास भी कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी मानवीय दिमाग, मानवीय संवेदना इस हद तक सोच ही नहीं सकती कि ऐसा भी हो सकता है। कहीं पर धक्का दिया जा रहा है, कहीं पर मार के ड्रम में बंद किया जा रहा है, कहीं पर पहाड़ी से धक्का दिया जा रहा है मर्डर के थ्रू, और इन
लोगों से, इन अपराधियों से, इन नारियों से इस चीज का क्वेश्चन पूछा जाए कि कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम थी, कितनी भी ग्रेव प्रॉब्लम थी, कितनी भी जिंदगी आपकी छटपटाट कर रही थी, लेकिन किसी भी इंसान का मर्डर करने का या हत्या करने का हक ना तो इंसान देता है, ना ही और कोई कानून देता है आपको। और फिर सेकंड आपके दिमाग में एक वेल प्लानिंग की हम ऐसा करके एक अच्छी जिंदगी जिएंगे, दिस इज नॉट क्वाइट पॉसिबल। ऑफेंस हुआ है तो यहाँ पर भी आपको सजा मिलेगी और इसके बाद भी आपको सजा मिलेगी। आपका जीवन खुद एक सजा हो जाती है। जिसको आपने मारा उसका तो जो हुआ वो हुआ, उसके परिवार का जो हुआ हुआ, वो किस तरह जिंदगी जिएंगे वो जानते हैं, उनका भगवान जानता है, लेकिन आपका जीवन भी नरक से कम तो नहीं होगा। यू विल हैव टू लीड ए लाइफ ऑफ हेलिश लाइफ। तो कोई भी इंसान इस तरह के क्राइम करने से पहले करोड़ बार सोचे कि मेरे जीवन का परिणाम क्या होगा, क्या मैं एक सुखद, एक प्लीजेंट, एक हेवनली लाइफ जी पाऊंगा, क्या जो ये प्रॉपर्टी है जिसके कारण मैंने किसी का मर्डर किया है वहां पर मैं इस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर पाऊंगा, क्या मैं कानून की आंखों में धूल झोंक पाऊंगा। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही आंसर आता है कि आपको भी एक नारकीय जीवन जीना पड़ेगा, आपको भी एक तिरस्कार भरा जीवन जीना पड़ेगा, आपसे लोग नफरत करेंगे, आपसे लोग घृणा करेंगे, ये आपको जीना पड़ेगा। ये सब उस चीज का रिजल्ट है। आपने जो सोचा था वो कभी नहीं होगा कि किसी को मारकर, किसी की हत्या करके, एविडेंस को डिस्ट्रॉय करके, बाथरूम में लाश छुपा के मैं एक जनरल जिंदगी जीऊंगी। ये एक दिन हो सकता है, 45 दिन हो सकता है, लेकिन 450 दिन नहीं हो सकता, पूरी जिंदगी नहीं हो सकता। एक ना एक दिन ये भेद खुलेगा। वो किस रूप में खुलेगा, कब खुलेगा, वो एक अलग मैटर है, एक अलग चीज है। लेकिन अल्टीमेटली सच को सामने ज्वालामुखी की तरह फटना ही है। जितना ज्यादा उसको हशप किया जाएगा उतनी गति से वो बाहर आएगा, उतनी स्पीड से वो बाहर आएगा, क्योंकि सच कितने भी हजार झूठ के परिधि में कैद कर लीजिए उसे आना ही पड़ेगा। कोई भी क्रिमिनल, कोई भी लड़की, कोई भी लड़का ये नहीं सोचता है कि क्राइम करके मैं इजीली बच जाऊंगा और बहुत अच्छी जिंदगी जीऊंगा, तो वो ये अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा ये आगरा बाथरूम केस, जहां पर दृश्यम फिल्म से इंस्पायर होकर अपने ही पति की लाश को छिपा दिया, इसमें एसीपी साहिबा क्या कहती हैं, आइए उनसे सुनते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या इन्वेस्टिगेशन हुई और क्या उनको इस मामले में एविडेंसेस मिले और क्या इसने अपना स्टेटमेंट दिया। इस गुमशुदगी के क्रम में पुलिस द्वारा जांच की गई तो यह पाया गया कि मृतक की पत्नी द्वारा ही मृतक को मार के अपने बाथरूम में गाड़ दिया गया है एवं फर्श बनवा दी गई है। पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई करते हुए बाथरूम की फर्श तोड़ी गई एवं शव को बरामद किया गया। ये स्टेटमेंट सुनने के बाद आपको लगा होगा कि ये जो लेडी है इसने अपनी कॉन्स्पिरेसी किस तरीके से हैच की है। यदि आप उसकी अपने लाइफ पार्टनर की, अपने बेटर आप की हत्या कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली आप अपने जीवन की भी हत्या कर रहे हैं, क्योंकि उसको तो मरने के बाद जो हुआ, मुक्ति मिली, इस दुनिया से चला गया तड़प कर, जैसा भी हुआ वो उसकी डेस्टिनी का पार्ट था। मगर आपको जीते जी रोज बाथरूम में दफन होना पड़ेगा, आपको जीते जी रोज एक आग में जलना पड़ेगा। ना आप उस दुनिया में जिसे जेल कहते हैं, ना आप ढंग से जी पाओगे, वो एक नारी की जीवन है, ना इस समाज में आप जी पाओगे, क्योंकि समाज आपको जीने नहीं देगा, आपको उस नफरत भरी दृष्टि से देखेगा जिसकी सजा जेल से भी बदतर होती है। यहाँ पर इस टोटल यदि हम बात करें, लॉ क्या कहता है, कानून क्या कहता है, वो अरेस्ट होती है, कानून क्या सजा देगा, एविडेंसेस क्या मिले हैं, विटनेसेस क्या कहेंगे, सब अलग बात है। लेकिन यहाँ पर मानवीय धरातल की बात करें, उन दो बच्चियों का क्या दोष था, वो किसके आधार पर अपना करियर बनाएगी, किसके आधार पर अपना जीवन जिएगी, किस दिशा में जाएंगी, कौन उनका केयर टेकर होगा, कौन उनको लुक आफ्टर करेगा, कौन उन लड़कियों को सही जीवन देगा, इस क्वेश्चन का आंसर है किसी के पास नहीं है। क्या वो लेडी जिसने अपनी पति का हत्या किया वो जस्टिफाइड कर सकती है? क्या वो मार सहने से इन लोगों का जो नारकीय जीवन होगा उससे भी ऊपर था क्या उसका मार झेलना? कोई जस्टिफाइड रीजन नहीं है, सिर्फ अपने पर्सनल मोटिव पूरे करने के लिए यहाँ पर रिश्तों की आड़ में सब कुछ छीन लिया गया। उस ब्लाइंड मदर से, उस अंधी माँ से, उन मासूम बच्चियों से जिनका इस सारी कहानी से कोई लेना देना नहीं था। कौन शराब पीता था, कौन पिटाई करता था, कौन मारता था, इसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। उन मासूम बच्चियों को जब देखा, मदर है उनकी, उनका क्या दोष था, बिना सजा किए, बिना खता किए उनको ताजीवन, ताउम्र एक सजा भुगतनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन मार्क रहेगा एक समाज के लिए भी, एक देश के लिए भी, एक नेशन के लिए भी।
हर चीज के लिए क्वेश्चन मार्क रहेगा, जो अनुत्तरित है, अनआंसर्ड है। आपकी इस टोटल मर्डर केस पर आपकी पर्सनल अभिव्यक्ति क्या है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, नमस्कार।